A very good morning to everyone. So, this will be our complete video for our chapter number 12, which is based on simple queries that can be used in MySQL. Alright, so in this chapter, these are the topics that we are going to cover. We will be covering about some of the SQL elements that can be used. We will be seeing some of the SQL commands and its syntax. Some sample database will be provided to us, using which we will be looking into some of the codes and queries that can be used. How to make simple queries, that will also be seen in this part. And MySQL functions, there are various functions that can be used in MySQL. Those are also explained in detail, and the last topic will be our aggregate functions. So we are starting with the first thing first. So what is SQL? SQL is a structured query language. ये एक structured query language है जिसको 1970s में IBM लेबोरेटरी ने डेवलप किया था. ये जो SQL है इसको SQL भी बोला जाता है, बट एक्चुअल में इसको SQL ही बोलते हैं, बट SQL इज़ अनदर नेम बाय विच दिस SQL लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड. SQL में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? तो SQL में हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं या बने हुए डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. हम लोग कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स हमारे सिस्टम की चेंज कर सकते हैं SQL का यूज़ करके. उसके बाद हम कुछ यूज़र्स को जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जिस टेबल्स पे वर्क कर रहे हैं, उसकी परमिशंस ग्रांट कर सकते हैं या परमिशंस उनसे रिवोक कर सकते हैं. क्वेरीज़ का यूज़ करके डेटाबेस पे फंक्शनिंग की जा सकती है. हम डेटाबेस में किसी कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें किसी कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें SQL के थ्रू की जा सकती हैं. तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है SQL एलिमेंट्स. तो SQL एलिमेंट्स में यहाँ पर इन्होंने हमको बताया हुआ है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. यहाँ पर डेटा टाइप्स ना बोलते हुए एलिमेंट्स वर्ड यूज़ किया हुआ है. तो MySQL के अंदर एक्चुअल में 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? तो लिटरल्स, डेटा टाइप्स, नल्स एंड कमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, थोड़ा सा इनको डिटेल में समझते हैं. लिटरल्स तो हम पाइथन के टाइम पे भी हमने देखा था कि लिटरल्स होते क्या हैं. तो लिटरल्स क्या होता है? तो लिटरल्स आर द फिक्स्ड डेटा वैल्यूज़. जो भी फिक्स्ड डेटा वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं उनको हम लिटरल्स बोलते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स. तो यहाँ पर भी जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे सिंथिया, एकाग्र, रौनक राज सिंह. तो ये सारे के सारे ये 808305, जैसे कि हम ये सारे के सारे सिंगल कोट्स में लिखे हुए हैं. तो सिंगल कोट में लिखे होने के कारण ये सारे के सारे कैरेक्टर या टेक्स्ट लिटरल्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. अगर ये नंबर्स अगर कोट्स में नहीं लिखे जाते तो हम कह सकते थे कि वो न्यूमेरिक लिटरल्स हैं. बट चूंकि यहाँ पर नंबर्स को भी कोटेशन में लिखा हुआ है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर लिटरल्स की कैटेगरी में आएंगे. अगला जो डेटा टाइप है यहाँ पर वो है एक मिनट, जस्ट अ मिनट. अगला जो एलिमेंट है वो है डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी जानते हैं, ये ऐसे क्लासिफिकेशंस होते हैं जिसका यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा हम हमारे डेटाबेस में यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है. जैसे कि हम कहीं पर मोबाइल नंबर इनपुट करना चाहते हैं तो पक्का है कि वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट होगी. जहाँ पर नाम लिखना होता है तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जब कहीं पर डेट टाइम डालना होता है तो उसके लिए यहाँ पर MySQL के अंदर अलग से एक डेटा टाइप है जिसको बोलते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को. तो हम देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं. तो जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में यहाँ पर भी कैटेगरीज इन्होंने बताई हुई हैं. न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखो, इसमें इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मतलब सारी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप होता है उसको
न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलते हैं, उसमें इंट, टाइनी इंट और स्मॉल इंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है और बताया है कि कितनी बड़ी वैल्यूज़ ये स्टोर कर सकता है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स बताए हुए हैं, बट हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम जो डेटा टाइप्स है, इसमें भी यहाँ पर हम देख सकते हैं डेट डेटा टाइप, डेट टाइम डेटा टाइप, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप, टाइम डेटा टाइप, ईयर एम डेटा टाइप। तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। इनको भी जब हम आगे बढ़कर यूज़ करेंगे तब समझेंगे कि ये क्या है। और तीसरा जो दिया हुआ है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर की जाती होगी, तो यहाँ पर कैर, वेर कैर और ब्लॉब या टेक्स्ट, ये डेटा टाइप्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। टाइनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब, इनम, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, तो इसलिए हम उसको अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। आगे बताया हुआ है कैर और वेर कैर। यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में दो डेटा टाइप्स के नाम देखे, यहाँ पर आप देख सकते हो कैर और वेर कैर। इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर बताया हुआ है। नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर डेटा टाइप में और वेर कैर में एक वेर वर्ड का डिफरेंस है। वेर का मतलब होता है वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, तो अगर एक मेरे पास फील्ड है, फील्ड मतलब समझते हो, ये मेरा टेबल है और यहाँ पर एक फील्ड है जिसमें मुझे नेम इनपुट करना है। अब यहाँ पर सबके नाम डाले जाएंगे, तो ये जो नेम इनपुट करने वाली फील्ड है, इस नेम इनपुट करने वाली फील्ड का डेटा टाइप अगर कैर है, और अगर मैं बोल दूँ कि मैक्सिमम बड़ा नाम जो होगा वो होगा 50 कैरेक्टर्स का, तो हमेशा ये वाली जो फील्ड्स होंगी ये हमेशा 50 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, हमेशा 50 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर कैर की जगह वेर कैर यूज़ करता होता, तो अगर मैं वेर कैर यूज़ करता और वहाँ पर वैल्यू देता नेहा, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी नेहा और मेरे वेर कैर का साइज़ मैंने दिया हुआ है 50, तो ये जितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता वो होती 4 बाइट्स। बट अगर मैं यहीं पर वेर कैर की जगह कैर यूज़ करता और कैर का साइज़ दे देता 50, तो वो 4 बाइट्स ना ऑक्यूपाई करके वो 50 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेर कैर होता है उसकी जो डेटा टाइप की फील्ड की जो लेंथ होती है या जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यू उसके अंदर पास करी है उस पर। और कैरेक्टर में हमेशा आप हाई भी लिखोगे तो भी वो 50 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, हेलो लिखोगे तो भी 50 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, ए लिखेंगे अगर हम तो भी वो 50 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। मतलब वो ऐसा होता है कि वो हमेशा 50 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करता है। जबकि अगर हम वहीं पर वेर कैर यूज़ करते तो हाई लिखते तो वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता, ए लिखते तो वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता, हेलो लिखते तो वो 5 बाइट्स ऑक्यूपाई करता। मतलब वो फिर डिपेंड करता कि हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर पास कर रहे हैं। तो ये फिक्स्ड लेंथ वैल्यूज़ होते हैं कैर, और जो वेर कैर होते हैं ये हमेशा वेरिएबल लेंथ फील्ड्स होते हैं। मतलब इन दोनों में जो खास डिफरेंस है वो यही है कि एक फिक्स्ड लेंथ वेरिएबल है और एक वेरिएबल लेंथ का डेटा टाइप है। यहाँ पर हमेशा जो साइज़ रहेगा वो फिक्स रहेगा और वेर कैर में कभी फिक्स नहीं रहेगा, वो आपके आउटपुट पे डिपेंड करेगा। नल वैल्यूज़ क्या होती हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम कोई फील्ड को ब्लैंक छोड़ना चाह रहे हैं तो ब्लैंक छोड़ने के लिए हम उस फील्ड को कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे। तो जब हम कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करते तो उसको बोला जाता है नल। ठीक है, नल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइमरी की जो होता है, प्राइमरी की मतलब कि एक ऐसी फील्ड, जैसे कि ये रोल नंबर की फील्ड है, तो एक ऐसी फील्ड जिसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी की। अब जो यूनिक फील्ड्स कंटेन कर रहा है उसको हम नल वैल्यू नहीं दे सकते, उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। मतलब जो प्राइमरी की आपने जिसको कंसीडर कर लिया, जैसे रोल नंबर को आपने प्राइमरी की कंसीडर कर लिया है, तो आप उस रोल नंबर वाली फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसको नल वैल्यू नहीं दे सकते, वहाँ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नल के बाद कमेंट्स। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके से कमेंट्स लिखती हैं। तो कमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग में रीडेबल नहीं होता, बट हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, उसको बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं और कुछ इस तरीके से एंड होते हैं। अगर हम किसी स्टेटमेंट को ऐसा बैकस्लैश और एस्ट्रिक लगा दें और उसमें हमको जो भी कमेंट लिखना है वो लिख दें और अल्टीमेटली लास्ट में एस्ट्रिक और बैकस्लैश लगा दें, तो ये जितनी भी चीज़ हमने उसके अंदर लिखी हैं वो सारी की सारी यूज़र रीडेबल होंगी, प्रोग्राम रीडेबल नहीं होंगी। वो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है।
और भी तरीके हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 डैश लगा दें, मतलब 2 हाइफन्स लगा दें और एक स्पेस छोड़ दें, 2 हाइफन और एक स्पेस, और उसके बाद हम जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम कमेंट के फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं और उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं कर सकता है। इसमें एक लिमिटेशन ये होती है कि यहाँ पर जब हम कमेंट इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन का कमेंट होता है। न्यू लाइन में हम उसको लिखना है तो हमको फिर से 2 हाइफन और एक स्पेस देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर जब हम ये वाला साइन यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट्स इनपुट कर सकते थे, बट यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स पॉसिबल नहीं है। और एक और तरीका, बिगिन द कमेंट विद अ हैश, तो हैश का साइन यूज़ करके भी अगर हम कोई चीज़ माइस्क्वेल में लिखते हैं तो वो एज अ कमेंट ही कंसिडर की जाती है, ठीक है। और इसको भी हम 2 लाइंस में ब्रेक नहीं कर सकते, इस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द न्यू लाइंस। तो न्यू लाइन, अगर एक से ज़्यादा लाइन में मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिखना है तो वो लिखने के लिए आप लोगों के पास यही तरीका है, और सिंगल लाइन कमेंट्स लिखना है तो उसके लिए हमारे पास ये और ये दोनों तरीके हैं हमारे पास। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो इन्होंने ये मल्टीपल लाइन कमेंट लिखकर बताया हुआ है। तो देखो 2 लाइंस में लिखा हुआ है वो, तो आप देख सकते हो कि ऊपर उन्होंने बैकस्लैश और एस्ट्रिक लगाया और नीचे जहाँ पर कमेंट को एंड करना था तो वो कमेंट को एंड करने के लिए इन्होंने वहाँ पर एस्ट्रिक और बैकस्लैश के साइन का यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, अब उस सिंटेक्स को थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर एक चीज़ का अपना अलग तरीका है। तो वो क्या तरीका होता है, जब हम जैसे जैसे क्वेरीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमको वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर इन्होंने हमको एक सैम्पल डेटाबेस दे रखा है जिसका नाम है मेनाजरी। अगर आप लोग ने अभी प्रीवियस क्लास स्कूल में अटेंड करी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने इस मेनाजरी नाम के टेबल का यूज़ भी किया था, और इस मेनाजरी टेबल का यूज़ करके हमने कुछ क्वेरीज़ भी रन करके देखी थी। आपको ऑलरेडी पता होगा इस मेनाजरी नाम के टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर ये 2 टेबल्स होते हैं जो कि होते हैं इवेंट और पेट। तो हमने इवेंट और पेट दोनों को यूज़ करके देखा था कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए देखते हैं क्या क्या डेटा इस टेबल के अंदर है। तो ये इवेंट नाम का जो टेबल है वो इस तरीके का दिखता है, उसमें ये डेटा इनपुट किया हुआ है, और जो पेट नाम का टेबल है उसमें ये डेटा इनपुट किया हुआ है। अब इन डेटा को यूज़ करके हमें अलग अलग क्वेरीज़ यूज़ करना यहाँ पर बताया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जब माइस्क्वेल को हम चालू करते हैं तो पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है रूट। हम उसको चेंज कर सकते हैं जो रखना चाहें वो, बट फॉर नाउ हमारा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है रूट। माइस्क्वेल में सबसे पहली जो हम क्वेरी लिखते हैं वो लिखते हैं शो डेटाबेसेस। हम चेक करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितने डेटाबेसेस हैं, तो वो चेक करने के लिए लिखा जाता है शो डेटाबेसेस। और शो डेटाबेस लिखने के बाद हम लोग वहाँ पर जो भी डेटाबेस हमको स्क्रीन पर दिखते हैं, हम उनमें से किसी एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर तो हमारे मेनाजरी को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यूज़ मेनाजरी ऐसा लिखेंगे तो नीचे स्क्रीन पर मैसेज आएगा डेटाबेस चेंज्ड। मतलब अब हमने डेटाबेस चेंज कर दिया है। अब हम कुछ भी क्वेरी करेंगे तो वो इस मेनाजरी डेटाबेस से ही रिलेटेड होगी। मतलब हम इस मेनाजरी डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब हमारी सारी क्वेरीज इस मेनाजरी डेटाबेस के टेबल का ही यूज़ करके बनेगी। तो ये इस तरीके से यूज़ मेनाजरी लिखना होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली कमांड है उसको बोलते हैं सिलेक्ट कमांड, जो कि हम हमेशा यूज़ करेंगे। माइस्क्वेल के अंदर हमेशा सिलेक्ट कमांड का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन देखो, द सिलेक्ट कमांड ऑफ एसक्यूएल लेट्स यू मेक क्वेरीज ऑन द डेटाबेस। क्वेरी बनाने के लिए सिलेक्ट कमांड का ही हमको इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हम ऐसी क्वेरी लिख दें, सिलेक्ट नेम कॉमा ओनर फ्रॉम पेट। तो पेट नाम के टेबल इन्होंने बोला ना फ्रॉम पेट, तो ये देखो ये हमारा पेट नाम का टेबल। इन्होंने क्या बोला, सिलेक्ट नेम कॉमा ओनर फ्रॉम पेट। इसका मतलब ये हुआ कि नेम और ओनर को डिस्प्ले करना है आपको पेट नाम के टेबल में से। तो हमें अब ये वाला आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। जैसे ही हम सेमीकोलन लगा देंगे, तो सेमीकोलन लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल आउटपुट हमको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ठीक। मतलब कि 2 ही लाइंस बस देखने को मिलेंगी। बाकी जितनी भी फील्ड्स होंगी वो सारी की सारी फील्ड्स
अभी हमको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कोड क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम कॉमा ओनर फ्रॉम पेट। तो जैसे ही हम नेम कॉमा ओनर फ्रॉम पेट लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखो इस तरीके से नेम और ओनर, सिर्फ इतना ही डेटाबेस हमको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम और जो फील्ड्स देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो देखो आगे और क्वेरीज लिखी हुई है, सिलेक्ट नेम कॉमा ओनर कॉमा स्पीशीज़ फ्रॉम पेट। नेम, ओनर और स्पीशीज़ को डिस्प्ले करना है अगर पेट टेबल में से, तो हम लिख सकते हैं सिलेक्ट नेम कॉमा ओनर कॉमा स्पीशीज़ फ्रॉम पेट। तो हमको जो टेबल डिस्प्ले होगा वो होगा कुछ इस तरीके का। तो ये हमको आउटपुट हमारी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया हुआ, हाँ एक और बात, अभी तो क्या किया हमने, किसी एक कॉलम को या किन्हीं 2 कॉलम्स को या किन्हीं 3 कॉलम्स को डिस्प्ले किया, बट क्या हमें सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करते टाइम सारे कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे? तो नहीं। जब हमको सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने होते हैं तो हमको सारे कॉलम्स के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली हम लिख सकते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है माइस्क्वेल के अंदर ऑल, ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अगर हम लिख दें पेट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट, तो हम देखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट लिखने से क्या होगा, हमारा पेट नाम का जो पूरा टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल इस तरीके का, ये पूरा का पूरा टेबल हमको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये पूरा टेबल डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से पूरे के पूरे टेबल को वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें अब धीरे धीरे ये हमको और डिटेल्ड तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होते हैं वो डिटेल्ड तरीके। तो चलो ये देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताई कि एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक टेबल है जिसमें एक इंसान मुंबई का है, एक इंदौर का है और दूसरा फिर से मुंबई का है, और अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, अगर मैं यहाँ पर ऐसी क्वेरी लिख दूँ, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम, और टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय, अगर ये इसका नाम होता सिटी, इस टेबल का नाम होता सिटी, और मैं लिखता सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मुझे ये तीनों वैल्यूज़ दिखती, मुंबई, इंदौर और मुंबई। बट अगर मैं ये देखना चाहता कि कितनी यूनिक सिटीज़ हैं, मतलब बिना रिपीट किए अगर मुझे इस डेटा को डिस्प्ले करना होता, तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसा ना लिखते हुए एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे मैं लिखूंगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाएगा कि रिडंडेंट डेटा को मैंने एलिमिनेट कर दिया। जब कभी रिडंडेंट डेटा को एलिमिनेट करना होता है तो हमको लिखना होता है डिस्टिंक्ट, कीवर्ड होता है एक डिस्टिंक्ट, वो कीवर्ड हमको यूज़ करना होता है। जैसे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ कर लेंगे तो हमको जो भी यूनिक सिटीज़ हैं हमारे टेबल में या जो भी यूनिक फील्ड्स हैं हमारे टेबल में वो देखने को मिल जाएंगी। आगे देखना, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया हुआ है। देखो, अगर हम ऐसा लिखते सिलेक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम पेट, अगर हम लिखते सिलेक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम पेट, तो हमको क्या टेबल मिलता है, ये सीधी सी बात है। इसमें क्या क्या आउटपुट आता, कैट कैट, डॉग डॉग डॉग, बर्ड बर्ड, स्नेक हैमस्टर, मतलब हमको ये 4 5 9 आउटपुट्स देखने को मिलते हैं। बट अगर यहाँ पर सिंपली मैं ये देखना चाहता कि कितने एनिमल्स हैं, तो मैं यहाँ पर अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड और लगा देता, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत यहाँ पर ऐसे तो एज सच होती नहीं है, बट आप लगा सकते हो। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम पेट, जैसे हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम पेट, तो देखो कैट 2 बार डिस्प्ले नहीं हुआ है, डॉग 2 बार डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 2 बार डिस्प्ले ना होते हुए अब एक बार ही यहाँ पर डिस्प्ले हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी यूनिक फील्ड्स देखनी हो, रिडंडेंट वैल्यूज़ को हटाकर अगर आउटपुट डिस्प्ले करना हो, तो हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो ऑल कीवर्ड भी यूज़ करके बताया है इन्होंने। तो सिलेक्ट ऑल स्पीशीज़ फ्रॉम पेट ऐसा लिखा है इन्होंने, तो भी आउटपुट वही आया है, मतलब कि सारी की सारी फील्ड्स ही आई हैं। अगर यहाँ पर ऑल नहीं लिखते, सिलेक्ट स्पीशीज़ फ्रॉम पेट सिर्फ इतना लिखते हैं, तो भी यही आउटपुट आता। ऑल लिख रहे हैं तो भी यही आउटपुट आएगा, वहाँ पर एज सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास अगर टेबल है तो हम टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि ये हमारा टेबल है, ठीक है,
हाँ, ये हमारा टेबल है। तो नेम का डेटा टाइप क्या है, ओनर का डेटा टाइप क्या है, स्पीशीज़ के लिए क्या डेटा टाइप लिया, सेक्स नाम की फील्ड के लिए क्या डेटा टाइप लिया, बर्थ की फील्ड के लिए क्या डेटा टाइप लिया, डेथ की फील्ड के लिए क्या डेटा टाइप लिया। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखना हो तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे पास एक अलग से कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्राइब। इसको शॉर्ट में बोला जाता है DESC। DESC मीन्स डिस्क्राइब। जैसे हम इस डिस्क्राइब कीवर्ड को लिखते हैं तो यहाँ पर देखो इन्होंने जैसे हमने लिखा डिस्क्राइब पेट, ठीक। अब जैसे डिस्क्राइब पेट लिखा DESC पेट, तो DESC पेट लिखने पर देखो फील्ड, उसका टाइप, नल वैल्यूज़ हैं क्या, की, प्राइमरी की किसी को यहाँ पर इन्होंने किसको माना, डिफ़ॉल्ट क्या है, और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ बची हो तो वो। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन कर रखी हैं। नेम नाम की फील्ड है, उसका वेरकेर 20 माना है। ओनर नाम की फील्ड का वेरकेर 20 माना है, और स्पीशीज़ नाम की फील्ड का वेरकेर 20 माना है। सेक्स नाम की फील्ड में सिर्फ M या F लिखना है, इसलिए उसका कैर 1 का डेटा टाइप मांगा है। और बर्थ और डेथ के लिए इन्होंने डेट डेटा टाइप का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। यहाँ पर हम सिंपल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये मैंने क्लास में एक्चुअल में आपको बताया था। सिलेक्ट 1 + 6 तो क्या होगा, आउटपुट में 7 डिस्प्ले कर देगा वो। यहाँ पर एक और चीज़, सिलेक्ट 1, तो पैटर्न क्या होता है, एक डमी, हम कह सकते हैं एक डमी टेबल होता है MySQL के पास जिसको बोलते हैं डुअल। अगर हम लिखेंगे सिलेक्ट 4 × 3 तो भी आउटपुट आएगा 12। बट ऐसा सिंटेक्स होता है ना, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पीशीज़, तो हम फ्रॉम स्पीशीज़ करके टेबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर तो हमने ऊपर देखो, यहाँ पर तो कोई टेबल का नाम लिखा नहीं, बट फिर भी आउटपुट आ गया। बट अगर आप सोचो कि यहाँ पर मुझे कुछ टेबल का नाम लिखना ही है, तो यहाँ पर MySQL के पास एक डमी टेबल है जिसका नाम है डुअल। तो हम सिलेक्ट 4 × 3 फ्रॉम डुअल ऐसा भी लिख देंगे तो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने MySQL के सिंटेक्स को फॉलो कर लिया है। और यहाँ पर अब हम उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अब डेटा को आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से भी डेटा लिखा जा सकता है। आगे देखो इन्होंने बताया हुआ है करंट डेट। एक कर डेट नाम का एक फंक्शन है हमारे पास। कर डेट फंक्शन का यूज़ करके हम करंट डेट डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे देखो आप इन्होंने सेलेक्ट कर डेट फंक्शन यूज़ किया है, तो यहाँ पर आज की जो भी डेट इस समय जब ये स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो रही है। इवन यहाँ पर हम किसी फील्ड में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है। और या तो फिर किसी फील्ड को कुछ और नाम से हम चाहते हैं कि उसको कोई और नाम दे दें, एलियाजिंग कर दें, तो वह एलियाजिंग भी की जा सकती है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्कूल में जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे पिछली क्लास में मैंने आपको ये चीज़ों को समझाया है कि यहाँ पर हम कोई एलियाजिंग भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक फील्ड को कुछ और नाम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने देखो सिलेक्ट 22/7, तो सिलेक्ट 22/7 जैसे लिखेंगे तो आउटपुट वो क्या निकालेगा, 22 को 7 से डिवाइड कर देगा तो आउटपुट आएगा 3.1429। तो ऊपर यहाँ पर वो क्या लिख देता, 22/7 ही लिख देता बाय डिफ़ॉल्ट। हम चाहते हैं कि यहाँ पर 22/7 ना लिखे, तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो इन्होंने लिख दिया एज पाई। जैसे लिखा एज पाई तो यहाँ पर देखो पाई लिखा आ गया और यहाँ पर उसकी वैल्यू 3.14 डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलियाजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे कि क्या ये ऊपर वाले टेबल से रिलेट कर रहा है, क्या स्टूडेंट टेबल है, हाँ ये स्टूडेंट टेबल ही है। यहाँ पर देखो एक टेबल हमको दिया हुआ है स्टूडेंट नाम का। इस टेबल के अंदर से इसको हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या है। गिवन अ टेबल स्टूडेंट एज शोन हियर, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम, सेक्स एंड एग्रीगेट बाय 5, लेबल दिस कंप्यूटेशन एज परसेंटेज। इन्होंने बोला कि आप नेम, सेक्स और एग्रीगेट बाय 5 को डिस्प्ले करो। तो जो डिस्प्ले करना है सिंपली उसको लिख दो, सिलेक्ट नेम, सेक्स, एग्रीगेट बाय 5। अब एक चीज़ और क्या लिख दी इन्होंने, लेबल दिस कंप्यूटेशन एज परसेंटेज। तो यहाँ पर एग्रीगेट बाय 5 वाली जो फील्ड है उसको क्या नाम देना है, उसको नाम देना है परसेंटेज। तो मैंने देखो एग्रीगेट बाय 5 एज परसेंटेज ऐसा यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो जैसे मैं लिख दूँगा एग्रीगेट बाय 5 एज परसेंटेज, तो जैसे ही हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीगेट बाय 5 नहीं लिखा हुआ है, जबकि क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है, वो जो वैल्यू आपकी ऊपर थी ये वाली, इनको 5 से डिवाइड करके आउटपुट जनरेट कर हमको स्क्रीन पर दिखा दिया गया है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर 5 से वैल्यूज़ को डिवाइड करने पर ये वैल्यूज़ आई और हमने ऊपर ही इस फील्ड का नाम दे दिया है परसेंटेज। तो यहाँ पर इस तरीके से परसेंटेज को डिस्प्ले करवाया जा सकता है। एक और चीज़ बताई हुई है, सिलेक्ट नेम बर्थ और डेथ फ्रॉम पेट। तो ऐसी वैल्यूज़ हमको स्क्रीन पर देखने को मिली। बट अगर हम चाहें नल वैल्यूज़ को भी हैंडल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि हमको पता है यहाँ पर देखो ये कितनी सारी नल वैल्यूज़ हैं, तो इन नल वैल्यूज़ को हैंडल किया जा सकता है। कैसे नल वैल्यूज़ को हैंडल किया जा सकता है? तो एक फंक्शन का यूज़ करके जिसका नाम है इफ़ नल फंक्शन। हम इस इफ़ नल फंक्शन का यूज़ करके जहाँ पर नल 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 लिखा आ रहा है वहाँ पर कोई और वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा सिलेक्ट नेम एंड बर्थ कॉमा, तीसरी फील्ड का जो नाम था हमारा, वो तीसरी फील्ड का नाम क्या था? तो तीसरी फील्ड का नाम था डेथ। तो इन्होंने क्या लिख दिया? इफ़ नल फंक्शन यहाँ पर लगाया और इफ़ नल फंक्शन में लिख दिया डेथ कॉमा, मतलब जहाँ पे डेथ नाम की फील्ड है और उसमें कहीं पर अगर नल वैल्यू है तो वहाँ पर क्या लिख देना? वहाँ पर लिख देना अलाइव। तो देखो यहाँ पर ये रहा हमारा डेथ नाम का टेबल, डेथ नाम की फील्ड। इस डेथ नाम की फील्ड में इफ़ नल, मतलब जहाँ पर भी नल वैल्यूज़ हैं वहाँ पर क्या लिख देना है? अलाइव। तो देखो नल 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 की जगह अलाइव 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 लिख कर आ गया है। तो इफ़ नल फंक्शन का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तो नेम आ रहा है, यहाँ पे बर्थ आ रहा है, यहाँ पर कितनी बड़ी चीज़ लिखी हुई आ रही है, इफ़ नल फंक्शन, उसके अंदर डेथ कॉमा अलाइव वैल्यू पास करी हुई है। तो इंस्टेड हम यहाँ पर अगर कुछ और लिखना चाहते हैं इस जगह पर तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो कैसे? तो एलियाजिंग कर देंगे। एलियाजिंग कैसे करेंगे? तो सिंपली यहाँ पर देखो क्या कर दिया उन्होंने, जो भी लिख रहे थे एज और लगा के जो भी आप लिखना चाहते हो ऊपर, जैसे लिख दिया इन्होंने एज और फिर डाइड ऑन, तो डाइड ऑन लिख दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डाइड ऑन लिखा हुआ हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने हमको यहाँ पर बताए हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कोई चीज़ अगर ख़ास है तो हम उसको समझते हैं। हाँ देखो यहाँ पर अब हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएट अ क्वेरी दैट प्रोड्यूसेस डिस्प्ले इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे स्टूडेंट का नाम, ये एक फील्ड होगी, ऑब्टेन्ड एज इट इज़ प्रिंट करना है, एग्रीगेट, फिर मार्क्स एंड हैज़ एज इट इज़ प्रिंट करना है, एंड एग्रीगेट बाय 5 और परसेंटेज का साइन एज इट इज़ प्रिंट करना है। ऐसा कुछ अगर करना है तो देखो हमको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट नेम, तो नेम की फील्ड डिस्प्ले हो जाएगी। जो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करनी होती है उसको कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। फिर एग्रीगेट नाम की एक फील्ड है तो हमने एग्रीगेट, तो ये यहाँ पर ये एग्रीगेट नाम की फील्ड आ गई। मार्क्स एंड हैज़ एज इट इज़ प्रिंट करना है, जैसा इन्होंने बोला, तो हमने मार्क्स एंड हैज़ एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। और उसके बाद एग्रीगेट बाय 5 और परसेंट का साइन लगाना है, तो ये एग्रीगेट बाय 5 जो भी उसके एग्रीगेट आए वो, और परसेंटेज का साइन, तो ये परसेंटेज का साइन भी लास्ट में यहाँ पर लग गया। तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी क्वेरी को। ये इन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट कर कर बताया हुआ है। अब क्या हुआ, अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पर हमको कुछ अगर कंडीशन देनी है माइस्क्वेल के अंदर तो हम कंडीशंस भी पास कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, जब कभी माइस्क्वेल में हमको कोई कंडीशन पास करनी होती है तो कंडीशन पास करते टाइम हमको वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम इतना टेबल फ्रॉम टेबल इतना लिखते थे, अब एक और चीज़ जुड़ जाएगी, वेयर, और जो भी कंडीशन हमको प्रोवाइड करनी है वो। तो कंडीशन देने के बाद अल्टीमेटली सेंटेंस एंड होगा सेमीकोलन से, तो ये सेमीकोलन लास्ट में हमको लगाना होता है। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, सिलेक्ट नेम कॉमा एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एग्रीगेट इज़ ग्रेटर देन 350। हमको ये जो टेबल दे रखा है उन्होंने हमको बोला कि जिनका एग्रीगेट, इस टेबल में से जिसका एग्रीगेट 350 से ज़्यादा है, ठीक है, जिसका एग्रीगेट 350 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं जिनका एग्रीगेट 350 से ज़्यादा है, आप सिर्फ अगर वही डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कैसे? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट नेम कॉमा एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर सिर्फ हम इतना लिखते तो सबके नाम और सबके एग्रीगेट डिस्प्ले हो जाते, पर क्या हमको सबके नाम और सबके एग्रीगेट डिस्प्ले करना है? नहीं, हमको सिर्फ उनके डिस्प्ले करना है जिनका एग्रीगेट 350 से ज़्यादा है। तो जिनका एग्रीगेट 350 से ज़्यादा है, अगर वो डिस्प्ले करना है तो हमको एक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने वेयर क्लॉज लगाया और कंडीशन दे दी, एग्रीगेट इज़ ग्रेटर देन 350।
जैसे ही हम इस तरह से कंडीशन दे देंगे एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 350, तो वो सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा जिनकी वैल्यू 350 से ज़्यादा है। 350 से ज़्यादा वैल्यूज़ कितनी है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 350 से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ हैं जिनको यहाँ पर इसने डिस्प्ले कर बताया हुआ है। अगर कोई और दूसरे टेबल की बात करें, इन्होंने बोला सिलेक्ट नेम एज एंड एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, इसी टेबल की इन्होंने बात करी हुई है। और इन्होंने बोला है कि जिनकी एज 16 या 16 से ज़्यादा है, देखा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा है, ये हम लैब में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो जिसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है, सिर्फ उनके ही आउटपुट को अब डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। तो 3 लोगों के आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखने चाहिए। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हमने इस तरीके से लिखा सिलेक्ट नेम एज एंड एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एग्रीगेट जिनके एज जिनकी 16 या 16 से ज़्यादा है उनके नाम हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कभी भी किन्हीं दो चीज़ों में अगर हमको रिलेशन शो करना है, तो रिलेशन शो करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा जो आउटपुट जनरेट करते हैं, रिलेशन शो करेंगे, वो हमेशा आइदर ट्रू या फॉल्स में आउटपुट शो करके हमको बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं किसी एग्जांपल से, नीचे आएंगे, हाँ ये देखो, अब रिलेशनल ऑपरेटर को लिखने का तरीका समझना। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट, मतलब कि सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले करो, तो ये देखो सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। वेयर स्पीशीज इज इक्वल्स टू कैट, जिनकी स्पीशीज कैट हो या तो उनके आउटपुट डिस्प्ले करो, और ये जो साइन लगा हुआ है बीच में, ये वाला साइन होता है और का, और स्पीशीज इज इक्वल्स टू डॉग। तो क्या बोल दिया इन्होंने, या तो उनके सारे कॉलम्स डिस्प्ले करो जिनकी स्पीशीज़ या तो कैट है या तो उनकी स्पीशीज़ डॉग है, ठीक है। जिनकी स्पीशीज़ या तो कैट है या जिनकी स्पीशीज़ या तो डॉग है, उनकी सारी फील्ड्स को डिस्प्ले करो। एक और कंडीशन दे दी एंड, मतलब देखो एंड सेक्स इज इक्वल्स टू एम, और जो मेल हो, मतलब आपको जो कैट है या तो फिर डॉग हैं उनके डेटा को शो करना है, पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड मतलब ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, एंड मतलब सेक्स इज इक्वल्स टू एम, मतलब जो मेल हो। तो मेल जितने हैं, आप देखो यहाँ पर जितने मेल कैट या डॉग्स हैं उनके आउटपुट को यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले करके बता दिया। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। आगे देखते हैं कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। अब कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि भैया 30 से 55 के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनका डेटा डिस्प्ले करो। तो अब जिन 30 से 55 के बीच के जिनके मार्क्स हैं उनको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो देखो इन्होंने क्या किया, एक टेबल बना के बताया हुआ है, और इस टेबल के थ्रू हमको ये लोग आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि देखो ये जो आइटम्स नाम का टेबल है, एक क्वेरी रन करी है इन्होंने बोला है कि उनके आई कोड डिस्क्रिप्शन और QAH डिस्प्ले करो आइटम्स टेबल में से जिनकी वैल्यू 30 से 50 के बीच में लाई करती है। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, जब कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, जब कोई रेंज दी हुई होती है तो एक कीवर्ड यूज़ करना होता है जिसको बोलते हैं बिटवीन। तो बिटवीन कीवर्ड यूज़ करना होता है, जैसा बोलते हैं इंग्लिश में वही टर्म्स यहाँ पर यूज़ होंगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट आई कोड डिस्क्रिप्शन एंड QAH फ्रॉम आइटम्स वेयर QOH बिटवीन 30 एंड 50। जैसे मैं ऐसा लिख दूंगा QOH बिटवीन 30 एंड 50, तो यहाँ पर जो ये हमारा QOH का वैल्यू है, ये जो QOH का वैल्यू जिसका 30 से ज़्यादा होगा और 50 से कम होगा, मतलब इंक्लूसिव, ये उनको हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देगा, मतलब केक, ब्रेड और बिस्किट। तो यहाँ पर देखो हमको जो आउटपुट आया केक, ब्रेड, अच्छा ब्रेड और बिस्किट आया, केक इसलिए नहीं आया क्योंकि वो 30 और 50 बोला था, सॉरी ये 60 है, ये 50 से बड़ा है, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि 30 से 50 बोला है। तो यहाँ पर 40 और 50 वाली जो दो वैल्यूज़ है उसने डिस्प्ले करके बता दी। अगर मैं यहीं पर बिटवीन की जगह लगा देता नॉट बिटवीन, तो वो उनको छोड़कर जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले करता है ना। नॉट बिटवीन मतलब अब उल्टा हो जाता। तो इस तरीके से हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं।
अगला है कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट। लिस्ट मतलब कि यहाँ पर एक और तरीका, जैसे मुझे उनका ही डेटा देखना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में रहते हैं। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, मुझे सिर्फ इनका ही डेटा देखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर्स, जो भी चीज़ें डिस्प्ले करनी है वो, वेयर सिटी। अब जब लिस्ट की बात करते हैं, जब हमने रेंज की बात करी थी तो रेंज के टाइम पे क्या यूज़ किया था, बिटवीन। जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में यूज़ किया जाता है कीवर्ड इन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो वेयर सिटी और एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इन। अब इन के बाद आप ब्रैकेट में यहाँ पर वो सिटीज़ के नाम पास कर दो जिनके अंदर आपको डेटा को सर्च करना है। तो आप वेयर सिटी इन और यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ पास कर दोगे तो सिर्फ इन सिटीज़ के अंदर, मतलब इन सिटीज़ में रहने वाले लोगों के ही सारे डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा। अगर मैं लगा दूँ वेयर सिटी नॉट इन, तो जो इन शहर में नहीं रह रहे हैं, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर को छोड़कर जो बचे हुए शहर में रहने वाले लोग हैं, उनका डेटा अब डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, देखो जैसे इन्होंने डिस्प्ले किया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट, अगर सिर्फ इतना लिख देते सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट तो पूरा का पूरा पेट टेबल डिस्प्ले हो जाता। बट यहाँ पर एक कंडीशन पास करी हुई है, वेयर क्लॉज लगा हुआ है। क्या लगा है, वेयर स्पीशीज़ इन। अब स्पीशीज़ में इन लगाया हुआ है, मतलब लिस्ट बनाई हुई है। क्या लिस्ट बनाई हुई है, तो बर्ड, स्नेक और हैमस्टर। तो अब जो बर्ड है और स्नेक है और हैमस्टर है, सिर्फ उनका ही डेटा हमको डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बर्ड और स्नेक और हैमस्टर का डेटा डिस्प्ले कर कर दिखाया गया है। एक देख लिया कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, जिसमें बिटवीन का यूज़ करते हैं। एक देख लिया कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट, जिसमें इन का यूज़ करते हैं। और तीसरा होता है कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। अब पैटर्न मैचेस में यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है परसेंटेज और एक है अंडरस्कोर। कहाँ पर क्या यूज़ होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। परसेंटेज का साइन अगर मैं लगा दूं तो इसका मतलब ये होगा, परसेंटेज का साइन का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसको एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है सैन और परसेंटेज, जैसे ही मैंने सैन और परसेंटेज का साइन लगा दिया, या तो फिर नीचे वाला एग्जांपल से समझो, परसेंटेज IDGE परसेंटेज, मतलब कि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा, ये अब आउटपुट में ऐसी स्ट्रिंग ढूंढेगा जिसमें IDGE हो और उसके पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ऊपर क्या होगा, ऊपर की शुरुआत ऐसे एन से होगी क्योंकि इसके पहले परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ, मतलब कि शुरू की स्टार्टिंग जो है उसकी वो SAN से ही होना है। और बाद में कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है मतलब यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर IDGE लगा हुआ है, मतलब इसके पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं और इसके बाद में भी कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पैटर्न मैचेस। और अगर मैं ऐसा लिख दूँ अंडरस्कोर M, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्पेस हैं, यहाँ पर 2 ही चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब परसेंटेज का साइन लगता है तो परसेंटेज का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर का मतलब होता है जितने अंडरस्कोर्स लगे हैं उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पर देखो एक एग्जांपल से इन्होंने बताया हुआ है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम। अब देखो जब रेंज यूज़ करी थी तो बिटवीन यूज़ किया था, जब लिस्ट यूज़ करी थी तो IN यूज़ किया था, और जब पैटर्न मैच करना होता है तो लाइक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लाइक कीवर्ड देखो इन्होंने लगाया हुआ है, वेयर नेम लाइक और परसेंटेज Y। इसका मतलब ये हुआ शुरू में कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पर एंड कैसे होना चाहिए, Y से। तो हमारा जो टेबल है नेम, जो पेट नाम का, उस पेट नाम के टेबल में Y से एंड होने वाले इतने नाम हैं, फ्लफ़ी, बफ़ी और चर्पी। तो यहाँ पर तीनों नाम Y से एंड हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने उसका पैटर्न मैच कर लिया और आउटपुट डिस्प्ले करके बता दिया। वैसे ही नीचे वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर नेम नॉट लाइक 13%, मतलब जिनकी शुरुआत 13 से नहीं हो रही है वो सारे आउटपुट डिस्प्ले करो। तो जिनकी शुरुआत 13 से नहीं हो रही है वो सारे आउटपुट इस कोड से डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो, वेयर नेम लाइक F%,
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ पेट्स बिगिनिंग विथ एफ, यूज टेबल पेट। पेट नाम के टेबल का यूज़ करके आपको उन सारे पेट्स के नाम डिस्प्ले करना है जो एफ़ से शुरू हो रहे हैं। तो एफ़ से जो शुरू हो रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एफ़ परसेंटेज, मतलब शुरुआत कैसे होगी एफ़ से, पर एंड कितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में हो सकता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखो फ्लफ़ी और फैंग ये दोनों एफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से डिस्प्ले किया जा सकता है। अब इसी की जगह परसेंटेज की जगह अगर यहाँ पर हम ये अंडरस्कोर्स यूज़ कर लेते, तो अंडरस्कोर का मतलब होता है फिक्स्ड डेटा वैल्यूज़। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर नेम लाइक डैश 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 डैश, 4 अंडरस्कोर बनाए हुए हैं, ठीक है। जब 4 अंडरस्कोर बनाए हुए हैं इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 4 डिजिट के नाम ही आएंगे, और हमारे पेट टेबल में 4 डिजिट के 2 ही नाम है, फैंग और स्लिम। तो यहाँ पर देखो इन दोनों टेबल्स के इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले करके इन्होंने बता दी। मतलब कि जो परसेंटेज होता है वो एनी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकता है, और जो अंडरस्कोर होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्चिंग फॉर नल वैल्यू को सर्च करना बहुत ही आसान, जो भी चीज़ लिखनी है वेयर करके लिख दो, वेयर, और उस फील्ड का नाम जिसमें से नल वैल्यू सर्च करनी है तो वेयर, जैसे इस फील्ड का नाम है डिपार्टमेंट नंबर, तो वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज़ नल, ऐसा लिख कर हम सिंपली सर्च करेंगे तो हमको सिंपली यहाँ पर वो बता देगा कि वो फील्ड नल है या नहीं है। ऑलराइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब कि यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑपरेटर का कुछ ऑर्डर होता है, जैसे बॉड मास में हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड कब क्या करना है, वैसे यहाँ पर भी कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि किसकी वैल्यू सबसे पहले इवैल्यूएट की जाएगी और किसकी वैल्यू बाद में इवैल्यूएट की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इनके ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे डिपेंड करती हैं। तो इसको बहुत छोटे से पार्ट में बताया हुआ है, हम उसको स्किप कर रहे हैं, वो कोई इतना खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सॉर्टिंग रिजल्ट्स। अब रिज़ल्ट हमने डिस्प्ले करना सीख लिया, अब हमको रिज़ल्ट को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो किसी भी डेटा को अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो हमको एक क्लॉज यूज़ करना पड़ता है, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके हम डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो इन्होंने यूज़ करके बताया हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम, जैसे लिख दिया ऑर्डर बाय ई नेम, तो देखो ई नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ए बी सी, तो इस ऑर्डर में ए पहले आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। बट यहाँ पर एक और कंडीशन भी दे रही है कि इन्होंने वेयर एग्रीगेट इज़ ग्रेटर देन 400, तो जिनका एग्रीगेट 400 से ज़्यादा है वैसे 3 ही नाम थे और उनको कैसा जमाना है, ऑर्डर बाय नेम। तो ये ऑर्डर बाय नेम हमने कर दिया, तो ये नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जम चुके हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिर्फ हम ऑर्डर बाय नेम लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जमाता है। बट अगर आप चाहते हो कि पहले जुबीन का नाम आए, उसके बाद गुरविंदर का आए, फिर अबू का आए, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑर्डर बाय और ई नेम के बाद आपको एक और कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो होता है DESC। DESC का मतलब है वहाँ पर अभी हमने डिस्क्राइब भी पढ़ा था, जब हम इसको सिंपली ऐसा लिख दें DESC पेट, अगर ऐसा लिख देंगे तो वो पेट नाम के टेबल के डेटा को डिस्प्ले करेगा और वो कैसे बना है वो बताएगा। बट अगर यहाँ पर हम ऑर्डर बाय के साथ DESC यूज़ करेंगे तो अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके देगा। तो जब कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना होता है तो इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करके। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एज एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज एग्रीगेट इज बिटवीन 300 एंड 400। इतना ही अगर होता तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट नेम एज एग्रीगेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एग्रीगेट बिटवीन 300 एंड 400, सिर्फ इतना लिख देते और हम सेमीकोलन लगा देते यहाँ पर और काम हो जाता। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ऑर्डर द क्वेरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा।
किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, नेम, तो ऑर्डर बाय नेम, और क्या बोला डिसेंडिंग, तो लगाना पड़ेगा DESC। सिर्फ ये एक लाइन ऐड कर देंगे हम, तो अब आप देखोगे कि ये जो आउटपुट है उसमें जो लास्ट लेटर फर्स्ट अब देखने को मिल रहा है, एस सबसे बड़ा लेटर है तो एस सबसे ऊपर है, और ए सबसे छोटा है तो ए सबसे नीचे है। 2 ए थे तो उसमें भी जो डिक्शनरी के फॉर्म में जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे नीचे अरेंज करके बताया हुआ है। ऑलराइट, MySQL के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शंस को अब हम डिस्कस करते हैं। तो MySQL में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और वो क्या काम करते हैं उसको थोड़ा सा हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। पहली बात तो फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शंस आर सम प्री-डिफाइंड कमांड सेट्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। याद रखना, जितने भी MySQL के फंक्शन हैं वो हमेशा सिंगल वैल्यू का आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे सिंगल वैल्यू का आउटपुट जनरेट करते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं जो MySQL में बना के दी गई हैं, जिनका यूज़ करके सिंगल वैल्यू आउटपुट जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले होता है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है, तो देखो कैर फंक्शन यूज़ करने से हम कैर के अंदर ब्रैकेट में जो भी हम इंटीजर पास करेंगे हम उसका यूज़ करके कुछ कह सकते हैं कि आस्की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो देखो लिखा हुआ है कैर 70, 65, 69, 69, 67, 69। तो 65 नंबर पे होता है ए, है ना, A to Z। तो हमको पता है ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है ए। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर 65 लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ ए। यहाँ पर इसको भी हम मान सकते हैं ई, एफ, तो एफ ए, और 67 का मतलब होगा सी, और 69 का मतलब होगा ई। तो ये फेस ये आउटपुट जनरेट कर कर देगा। कॉन्कैट का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, तो यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। लोअर केस क्या करेगा, आपकी जो भी आउटपुट है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। सब स्ट्रिंग अभी आगे देखेंगे अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ट्रिम क्या करेगा, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पेसेस हमने दे रखे होंगे तो उनको हटा देगा। और लेंथ फंक्शन क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा कि कितनी बड़ी स्ट्रिंग आपने पास कर रखी है। सिमिलरली न्यूमेरिक फंक्शंस में भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि है मॉड फंक्शन, पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, साइन फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन। और डेट एंड टाइम फंक्शन में भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। हम एक एक करके सारों को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया सिलेक्ट कैर 70, 65, 67, 69। तो यहाँ पर 70 जो है, 70 जिस भी आस्की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा वो यहाँ पर लिख देगा। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं आउटपुट आया है फेस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लग दें कॉन्कैट, तो कॉन्कैट क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा। तो यहाँ पर हमने किन दो स्ट्रिंग्स को जोड़ा, नेम कॉमा एग्रीगेट। तो नेम कॉमा एग्रीगेट को अगर हम जोड़ देंगे तो अब ये दो अलग अलग कॉमा फील्ड्स नहीं दिखेंगे, अब ये दो अलग अलग कॉलम्स की बजाय एक ही कॉलम हमको दिखेगा और उसका नाम क्या दे दिया, नेम मार्क्स। तो यहाँ पर ये नेम मार्क्स लिखा हुआ आ गया फ्रॉम स्टूडेंट, और जिनकी एज 14 के बराबर हो या 16 के बराबर हो उनका नाम और उनका एग्रीगेट जोड़कर लिख दो। तो ये हैं वो लोग जिनकी एज या तो 14 है या तो 16 है, और उनके नाम और एग्रीगेट को जोड़कर यहाँ पर लिखकर बता दिया गया है। ठीक है, एल केस क्या करता है, तो एल केस देखो यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि मिस्टर ओबामा, एक कैपिटल में कोई वैल्यू पास करी हुई है, आप अगर इस पर लोअर फंक्शन या एल केस फंक्शन लगा दोगे तो वो उसको स्मॉल लेटर्स में लिख देगा। सिमिलरली ऐसा का ऐसा एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं यू केस, अपर केस, वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अगर हम यू केस यूज़ करेंगे तो वो हमारे इस कैरेक्टर को अपर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। एक और यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रिंग के अंदर की स्ट्रिंग को अगर हमको डिस्प्ले करवाना है तो हम सब स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर देखो कैसे पास करते हैं, तो सिलेक्ट सब str ऐसा लिखना होता है, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग पास करनी है, जैसे ABCDEFG इन्होंने स्ट्रिंग पास कर रखी है, उसके बाद कहाँ से स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है, तो थर्ड लेटर से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक ले जाना है, तो फोर्थ लेटर तक ले जाना है। तो देखो हमारी स्ट्रिंग क्या थी, ABCDEFG, ये हमारी स्ट्रिंग थी। इसने क्या बोला कि थर्ड लेटर से शुरू करो, 1 2 3, ये रहा मेरा थर्ड लेटर। थर्ड लेटर से शुरू करके 4 लेटर तक जाओ, तो ये मेरा पैथा, ये 1 2 3 4, तो आंसर आ गया CDEF।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो CDEF आउटपुट हमको देखने को मिल गया, और ये सब्स लिख दिया तो ये ऊपर यहाँ पर सब्स लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमने उसको एलियाजिंग कर दिया है और सब्स उसका नाम दे दिया है यहाँ पर हमने। सिमिलरली यहाँ पर देखो इन्होंने आउटपुट जनरेट भी करके बताया हुआ है सब स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सब स्ट्रिंग जनरेट करी है इन्होंने, जो हमारा टेबल था उस पर जनरेट करके बताई है। तो देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, कहाँ पे लगाई है सब स्ट्रिंग? जॉब पे। जॉब कहाँ से शुरू करनी है? 1 से लेकर 2 और 3 तक जानी है, मतलब 3 कैरेक्टर्स हमको डिस्प्ले करने हैं। कहाँ से? EMPL टेबल से, और जिनका वैल्यू है 8888 और 8900, जिनका एम्प्लॉय नंबर 8888 या 8900 है, उनके हमको जॉब के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल ढूंढना पड़ेगा। एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर है नहीं अभी, ठीक है, बट उसके जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पर इन्होंने हमको डिस्प्ले कर कर बताए हुए हैं। कौन से होंगे उसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स? तो उसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स होंगे ANA, एनालिस्ट होगा पूरा नाम, तो ANA, क्लर्क होगा तो CLE। तो ये इस तरीके से हम सब स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? तो देखो ये बार 1 के शुरू में और आखिरी में कुछ ही एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्पेसेस दिए हुए हैं, तो इन स्पेसेस को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का यूज़ करने से हम जो भी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, ये बीच वाले स्पेस को एक्स्ट्रा नहीं मानेगा, वो हमने इंटेंशनली दिया हुआ है। तो जो आजू बाजू में शुरू में और आखिरी में जो हम एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देते हैं गलती से, उनको हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। तो जैसे मैंने लिख दिया सिलेक्ट लेंथ और स्ट्रिंग पास कर दी कैंडिड, तो यहाँ पर देखो उसकी CANDID 7 कैरेक्टर्स हैं, तो आउटपुट में भी यहाँ पर 7 जनरेट करके इसने बता दिया। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम क्वाड्रेटिकली विच शुड बी 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड स्टार्ट फ्रॉम 5th कैरेक्टर। तो सीधी सी बात है, स्ट्रिंग का नाम होगा क्वाड्रेटिकली। कहाँ से शुरू करना है? 5th कैरेक्टर से। कहाँ तक जाना है? 6th कैरेक्टर तक। तो ये रेटिका ऐसा कुछ प्रिंट करेगा। ये आउटपुट कैसे आया? तो देखो 5th कैरेक्टर ना, तो 1 2 3 4 5 मतलब R, और कहाँ तक जाना है? 6 तक। R मतलब पहला, A मतलब दूसरा, T मतलब तीसरा, I मतलब चौथा, C मतलब पांचवा और A मतलब छठवां। तो रेटिका ही तो आंसर आना चाहिए, और रेटिका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले करके बताया हुआ है। आगे मॉड फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। मॉड फंक्शन क्या करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं आगे। ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है? जैसे ट्रंकेट फंक्शन मैंने लगा दिया और लिख दिया ट्रंकेट कॉमा 1, मतलब कि कोई वैल्यू लिख दी और कॉमा लगा के लिख दिया 1, तो वो 1 डिजिट तक इसको ट्रंकेट कर देगा। मतलब कि जो आखिरी डिजिट है, जो 1 डिजिट के बाद जो ये 9 लिखा हुआ है 15.79, तो 9 एक्स्ट्रा है, 1 डिजिट तक ही चाहिए हमको डेसिमल के बाद। तो ट्रंकेट उस 9 को हटा देगा और सिर्फ 15.7 को एज एन आउटपुट हमको डिस्प्ले करके बता देगा। कर डेट फंक्शन क्या करता है? तो करंट डेट को डिस्प्ले करता है। कर डेट प्लस 10 कर देंगे, तो कर डेट प्लस 10 यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करके बताएगा। डेट में 10 तो जोड़ दिया उसने, पर डेट को इस तरीके से डिस्प्ले करके बताएगा, शुरू में ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। तो इस तरीके से ये जनरली आउटपुट डिस्प्ले करता है। ऑलराइट, और आगे देखते हैं डेट डिस्प्ले करने के लिए डेट फंक्शन, मंथ डिस्प्ले करने के लिए मंथ फंक्शन। जैसे आपने इतनी बड़ी क्वेरी लिखी और इसमें बोल दिया डेट बताओ, तो वो डेट बता देगा। इतना बड़ा आउटपुट लिखा, उसमें से बोला मंथ एक्सट्रैक्ट करके बताओ, तो मंथ बता देगा कि ये जो लिखा हुआ है सेंटर में ये मंथ है। तो इस तरीके से क्वेरीज लिखी जा सकती हैं। अगर हम लगा दें नाउ फंक्शन, तो नाउ फंक्शन सिंपली क्या करेगा? अभी का जो टाइम और डेट है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही इन्होंने नाउ फंक्शन लगाया, सिलेक्ट नाउ फंक्शन, तो यहाँ पर देखो आज की डेट और आज का टाइम, यहाँ पर अभी का टाइम उसने डिस्प्ले करके बता दिया है। स्लीप फंक्शन क्या करता है? तो स्लीप फंक्शन सिंपली हमारे जो टाइम को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टॉप कर सकता है। तो देखो इन्होंने पहले सिलेक्ट नाउ फंक्शन लगाया, कॉमा करके स्लीप फंक्शन लगाया 0.02 सेकेंड्स के लिए, और फिर नाउ फंक्शन लगाया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नाउ फंक्शन नहीं, यहाँ पर सिसडेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अभी एग्रीगेट फंक्शंस की तरफ। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? अब अभी तक हमने क्या देखा था? एग्रीगेट फंक्शन, अभी तक जितने फंक्शंस थे वो सारे सिंगल लाइन आउटपुट को हमें जनरेट करके दे रहे थे,
और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ का टोटल निकाल सकते हैं, मतलब कि जोड़ सकते हैं, वैल्यूज़ का सम निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, और उनको जोड़कर एवरेज निकाल कर हम उसका एक सिंगल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे टेबल में से किसी एक फील्ड का आउटपुट चाहिए था तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, सबकी सैलरी जोड़कर जो फाइनल आउटपुट आया वो डिस्प्ले करना है, इन सब की सैलरियों को जोड़कर। तो वो डिस्प्ले करने के लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्रीगेट फंक्शंस को ग्रुप फंक्शंस भी कहा जाता है। एग्रीगेट फंक्शंस में मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं ये, मतलब कि यहाँ पर हम एक ही नंबर ऑफ़ रो पे काम नहीं करते, यहाँ पर हम मल्टीपल नंबर ऑफ़ रोज़ पे काम करते हैं, और मल्टीपल रोज़ को पे वर्क कर कर हम एक सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं, और वहाँ पर हम सिंगल रो में ही सिंगल आउटपुट जनरेट करते थे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो EMPL नाम का टेबल, उसमें क्या बोला था, 8888 और 8900, ये रहे 8888 और 8900, इनकी सब स्ट्रिंग जनरेट करनी थी 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर 3 ANA और CLE, तो सही तो है, ANA और CLE आंसर आना चाहिए, और वो आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे कि एवरेज फंक्शन है एक, सिलेक्ट AVG और ब्रैकेट में लिख दिया सेल। तो जो भी ये आपका ये फील्ड दिख रहा है, इसमें जैसे कि ये सैलरी नाम का जो फील्ड है, आपने अब क्या कर दिया, इसकी मल्टीपल रोज़ पे फंक्शन लगा दिया। जब मल्टीपल रोज़ पे फंक्शन लगाना है तो हमको एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सिलेक्ट एवरेज सेल फ्रॉम EMPL, जैसे ही हमने ऐसे लिख दिया सिलेक्ट AVG सेल फ्रॉम EMPL, तो ये पूरी की पूरी सैलरी का एवरेज निकालेगा और फिर एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा, है ना। नहीं तो अभी क्या होता, अगर हम सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMPL लिखते तो सारी की सारी सैलरीज प्रिंट हो जाती, बट यहाँ पर क्या हुआ है, पहले सारी सैलरीज का टोटल निकला है और उसका फिर एवरेज निकला, और वो एवरेज यहाँ पर हमको प्रिंट होकर मिला है। सिमिलरली हम काउंट फंक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे हमने लगा दिया सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। ये तो टोटल जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ये यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं उसके लिए लिखा हुआ है, ये जॉब काउंट, तो ये यहाँ पर क्या लिखना है उसके लिए लिखा हुआ है, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम EMPL। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, मतलब कि हम क्या करना चाहते हैं, सारी की सारी फील्ड्स को हम काउंट करना चाहते हैं, हम सारी की सारी फील्ड्स को काउंट करना चाहते हैं कि कितनी है। तो 14 फील्ड्स हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 14 फील्ड्स हैं भी या नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। हमने लगाया काउंट फंक्शन ऑल फील्ड्स पर, तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL, तो यहाँ पर उसने काउंट कर दिया। अगर हम लिख दें सिलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम EMPL, तो जॉब्स कितनी हैं, तो 14, वो भी वो काउंट करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक, यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट जॉब्स कुछ गलत लिख दिया, डिस्टिंक्ट जॉब इसका आंसर आता है 5, क्योंकि यहाँ पर अगर हम काउंट करें जॉब्स को, तो यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट जॉब कितनी है, एक हो गई क्लर्क, एक हो गई सेल्समैन, एक हो गई मैनेजर, सेल्समैन रिपीट, मैनेजर रिपीट, प्रेसिडेंट, सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क, एनालिस्ट, क्लर्क, एनालिस्ट, क्लर्क। तो 1 2 3 4 5 जॉब्स ऐसी हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, बाकी सारी की सारी जॉब्स रिपीटेटिव ली आ रही हैं बार बार। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिलेक्ट काउंट, और किसको काउंट करो, डिस्टिंक्ट जॉब को काउंट करो। तो जब हम डिस्टिंक्ट जॉब को काउंट करेंगे तो आउटपुट आएगा 5, क्योंकि डिस्टिंक्ट जॉब्स हमारे पास कितनी है, ओनली 5 है। मैक्स फंक्शन क्या करता होगा, सिंपल, जो मैक्सिमम सैलरी होती होगी वो मैक्सिमम फील्ड को डिस्प्ले करता होगा। जैसे हमने लिख दिया सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMPL, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है EMPL, है ना। तो सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMPL, तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं लिख दूँ सिलेक्ट मिन सेल फ्रॉम EMPL, तो जिसकी भी मिनिमम सैलरी होगी ये उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से मैक्स और मिन फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे एक और फंक्शन दिया हुआ है जिसको बोला है सम फंक्शन, नाम से ही समझ सकते हैं सम फंक्शन क्या करेगा, तो सम निकालेगा। तो जैसे हमने लिख दिया सिलेक्ट सम, और ये तो सम एग्रीगेट फंक्शन है, तो क्या करेगा, एग्रीगेट निकालेगा। सम किसका निकालना है, सैलरी का, तो ऐसे एल लिख दिया फ्रॉम EMPL। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारी सैलरीज का टोटल इतना आया, और ये यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया है। तो हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं। थोड़ा सा जल्दी हुआ है, आपको ये वीडियो को एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
और फिर अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें, बट एक बार देखें ज़रूर, ये क्वेरीज़ काफ़ी इजी हैं, बट एक बार समझना उनको आप लोगों को पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, क्योंकि थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स को भगाया गया है, बहुत जल्दी जल्दी हमने इन टॉपिक्स को भगाया है, इसलिए आप लोगों को वीडियो देखना तो पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।